वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। केंद्र सरकार ने इसकी तरफ एक और कदम आगे बढ़ा दिया है और बीते मंगलवार को लोकसभा सदन में इसे पेश कर दिया गया है। सियासी गलियारे में इसको लेकर खूब बातचीत हो रही है, विपक्ष ने भी खूब हंगामा काटा है। आज दैनिक जागरण डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आशीष राजेंद्र कुमार और मेरी सहयोगी दीप्ति मिश्रा वन नेशन वन इलेक्शन पर विस्तार से बात करेंगे। क्या है ये और कैसे इस पे काम होगा और भविष्य में ये किस तरीके से कारगर साबित होगा, और इसके साथ एक जेपीसी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को भी नियुक्त किया जाएगा, वो किस तरीके से कार्य करेगी। ऐसे तमाम सवालों पर हम दीप्ति से बात करेंगे और पूछेंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ओवर टू यू दीप्ति। सबसे पहला सवाल, वन नेशन वन इलेक्शन आखिर है क्या? आशीष, अभी जो हमारे देश में चुनाव होते हैं तो विधानसभा चुनाव अलग होते हैं, निकाय चुनाव अलग होते हैं और लोकसभा चुनाव अलग होते हैं। तो अलग चुनाव होना ठीक है, लेकिन उसके कई नुकसान होते हैं कि सारा फोर्स एक साथ देश में लग जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, तो जो भी विकास की योजनाएं होती हैं उन्हें रोक दिया जाता है। तो ऐसे में सरकार इस पर विचार कर रही है कि क्यों ना देश में हर टाइम कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि सारे चुनाव एक साथ कराए जाएँ। तो इसका बेनिफिट ये मिलेगा लोगों को कि सारे जब चुनाव साथ में होंगे तो कोड ऑफ कंडक्ट एक साथ लागू होगा। तो 5 साल में अगर 3 महीने में चुनाव कराए जा रहे हैं तो 3 महीने विकास की जो योजनाएं हैं वो नहीं होंगी, बाकी टाइम तो योजनाएं प्रॉपर हो सकती है ना। तो उस पर विचार करने के लिए एक देश एक चुनाव कराने की जो बिल लाया गया है वो उसी से संबंधित। अच्छा, ये जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी जो है, जिसे आप जेपीसी कह रहे हैं, ये कैसे काम करेगी? इसका गठन कैसे क्या होगा? क्योंकि बहुत सारे सवाल इसको लेकर मेरे जहन में हैं या आम लोगों के जहन में आ रहे हैं। तो इसका जो प्रभाव, या मान लीजिए कि ये किस तरीके से सुचारू रूप से चालू होगी या कैसे वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कारगर रहेगी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी जो बनेगी उसका काम होगा कि सारी पार्टियों के जो नेता होंगे, सारी पार्टियों के उसमें सारी पार्टियों के सदस्य शामिल होंगे। तो उसके लिए है कि लोकसभा के 21 मेंबर होंगे और राज्यसभा के 10 मेंबर होंगे, ठीक है। तो अब ये जो 10 मेंबर होंगे इनको शामिल करके कमेटी बनाई जाएगी जो कि इस पर डिस्कस करेगी, इसमें किसी तरह का लूप होल ना रह जाए, इस पर क्या क्या और नया चीज़ें ऐड कर सकते हैं, क्या क्या माइनस कर सकते हैं, उस पर काम करेगी। और इसमें कौन किस पार्टी के कितने सदस्य होंगे उसके लिए ये होगा कि संसद में किस पार्टी के कितने सदस्य पहले हैं, जो ताकत है उसके हिसाब से तय किए जाएंगे। अब उदाहरण के लिए ऐसे देख सकते हैं कि भाजपा के सदस्य ज़्यादा हैं अभी पार्टी में, तो इस संभावना ये भी है कि जो पार्टी इसका कमेटी का अध्यक्ष होगा वो भाजपा से हो सकता है। जी बिल्कुल। जब केंद्र सरकार का ये एक तरीके से बिल है और उन्होंने पेश किया है इसको, तो जो भी सदस्य इसमें रहेंगे वो सत्ताधारी पार्टी के उन्हें बनते ही हैं। और एक सवाल ये भी मेरे जहन में आ रहा है कि क्या तय एक समय सीमा रहेगी इसके लिए, क्योंकि जो शीतकालीन सत्र है वो अब 20 दिसंबर से सदन का एकदम समाप्त हो जाएगा। तो ये साल तो लगभग निकल चुका है, लेकिन अगले साल इसके लिए क्या तैयारियां रहेंगी और समय सीमा क्या है? जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को जो काम दिया गया है तो उनके पास बहुत सारा उनको होमवर्क करना पड़ेगा। उसकी वजह है कि इनको पहले 2 बदलाव करने हैं, एक नया प्रावधान जोड़ना है। तो जब ये बदलाव प्रावधान करेंगे तो क्योंकि ये पूरे देश की बात हो रही है, सारे चुनाव एक साथ कराना अपने आप में बड़ा टफ टास्क है, आसान काम नहीं है। तो जब ये सारे सदस्य कई बार बात करेंगे, चर्चा करेंगे, आपस में बहस करेंगे, कई मुद्दों पे तर्क वितर्क होगा, उसके बाद एक रिपोर्ट रेडी करेंगे। जब रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और ये कमेटी जब रिपोर्ट सौंपेगी उसके बाद ही इस पर आगे एक्शन लिया जा सकेगा। तो अभी कब पास होगा इसकी कोई डेडलाइन नहीं है। राष्ट्रपति जी कब अधिसूचना जारी करेंगे ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है। मतलब 8 पेज का जो बिल बना है उसमें कहीं पर भी ऐसा जिक्र नहीं है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार ने इसका राइट अपने पास रखा है कि जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो फिर उसको पास किया। अच्छा, बड़ा सवाल, 2029 का चुनाव क्या इसके अंदर होगा या नहीं? अगर ये 2025 में कमेटी की रिपोर्ट मिल जाती है और अगर पास हो जाता है तो फिर सवाल आता है कि हमारे पास अगर पूरे एक आइडियल देखा जाए तो पूरे देश में चुनाव कराने के लिए कम से कम 45 लाख ईवीएम मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। और अभी हमारे पास जो ईवीएम मशीन है वो उनकी संख्या इतनी नहीं है, कम है, मतलब 25 लाख के आसपास है। तो आई एम नॉट श्योर, बट मेरे को लगता है कि 25 लाख के आसपास है। तो और इनकी जो ईवीएम मशीन का जो एक्सपायरी डेट होती है वो 15 साल होती है। ये भी बड़ी चुनौती है। बड़ी चुनौती है।
तो सबसे बड़ी बात है कि पहले आपको उतनी ईवीएम मशीन अरेंज करनी पड़ेंगी, चुनाव आयोग को तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक जब आप चुनाव कराते हैं, लोकसभा कराते हैं, पूरे देश में कराते हैं तो 3 महीने में कंप्लीट हो रहा है, 4 महीने में कंप्लीट हो रहा है, 2 महीने में कंप्लीट हो रहा है। राज्य का कराते हैं तो टुकड़ों टुकड़ों में हो रहा है तो आसानी से हो जाता है। तो जब हमें दोनों एक साथ कराने हैं तो डबल ईवीएम की जरूरत होगी, तो ईवीएम मशीन हमारे पास नहीं है। ऐसे में ये कहना बहुत मुश्किल है कि 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन हो पाएगा। मुझे लगता है कि ये 2034 में ही संभव हो पाएगा। जी, बड़ा बदलाव है और एक बड़ा मूव कह लीजिए केंद्र सरकार का है, तो उसमें समय सीमा लगना तो तय है। एक छोटा सा सवाल मैं कहीं पढ़ रहा था तो मैंने नोटिस किया कि यहाँ तो बात चलो हो गई लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों की, क्या जो निकाय चुनाव होते हैं या जो पंचायतीय चुनाव होते हैं उन पर भी इसका कोई असर या प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ेगा? अभी तक का जो डिस्कशन हुआ है, अभी तक जो बिल है वो उसमें ये है कि अभी स्टेट इलेक्शन मतलब असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन साथ में होंगे। उसके बाद में अगर फ्यूचर में चीज़ें ठीक हो जाती हैं और ये इम्प्लीमेंट अच्छे से हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी है कि जो निकाय चुनाव हैं वो भी इसके साथ कराए जाएंगे। अच्छा, आपको इतनी जानकारी इस मुद्दे पर विश्लेषण तरीके से आपने दी और ऑडियंस को इसके बारे में आपको डिटेल में एक एक चीज़ वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में पता लगी होगी। कोई भी बिल या कोई भी जब कार्य होता है तो उसके कई तरीके के परिणाम होते हैं। केंद्र सरकार इसको एक पॉजिटिव मूव की तरह देख रही है, लेकिन जो विपक्ष है वो इसको नेगेटिव मान रहा है। क्यों मान रहा है, उसके क्या कारण हैं? दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं या फिर जो विपक्षी गठबंधन है वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, और जब लोकसभा चुनाव होता है तो राष्ट्रीय पार्टियों की आपस में टकराव होते हैं, वो लोग उनको वोट करते हैं, और जब विधानसभा चुनाव होता है तो लोग क्षेत्रीय पार्टियों को चुनाव करते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली देखिए, पिछले में कई साल से केंद्र में भाजपा है और दिल्ली में आपकी सरकार है। तो उसमें क्या है कि लोगों को जब राज्य की सरकार चुननी होती है तो वो अपनी रीजनल पार्टियों को देखते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि जब एक साथ चुनाव होंगे तो सारे नैरेटिव भी वैसे ही बनेंगे कि जो भी पार्टियां होंगी, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो वो उनके साथ गठबंधन होगा, उनका नैरेटिव बनेगा। अगर उनके साथ गठबंधन नहीं होता है तो इसलिए वो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस इलेक्शन से, वन नेशन वन इलेक्शन से हमारा प्रभाव कम हो जाए, हमारे चांसेस जो हैं वो प्रभुत्व थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि अगर आप साउथ साइड में देखेंगे तो वहाँ क्षेत्रीय पार्टियों का अच्छा खासा अपना वर्चस्व है, लेकिन संसद में उनकी वैसी भागीदारी नहीं मिलती। हाँ, तो इसलिए भी एक है कि वो लोग विरोध कर रहे हैं। अच्छा, चलिए चलते चलते इस पे एक देश एक चुनाव पर जो आम लोग जिनके मन में ये चल रहा है कि अरे ये क्या बदलाव होगा और अब एक नया क्या प्रस्ताव आ रहा है ये और किस तरीके से कार्य करेगा, लोगों को आप अपने तरीके से बता दीजिए कि क्या है। मुझे लगता है आशीष कि वन नेशन वन इलेक्शन हम आम आदमी की दृष्टि से देखें तो ये एक अच्छी पहल है, अच्छा कदम है। क्योंकि सपोज अगर उत्तर प्रदेश से मैं आती हूँ, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होते हैं तो पहले उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होते हैं तब कोड ऑफ कंडक्ट होता है तो 3 महीने बहुत ज़रूरी, कई सारे काम नहीं हो पाते हैं, ठीक है। फिर जब लोकसभा चुनाव होता है सेम फिर से होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन सब चीज़ों से बचने के लिए, और जो हमारे अधिकारी होते हैं, काम करने वाली मशीनरी पूरी, वो इनमें बिजी हो जाती है। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो ये सारे सिस्टम एक साथ में ख़त्म हो जाएगा, जो भी टाइम लगेगा 2 महीने 3 महीने का वो ख़त्म हो जाएगा। तो इससे बहुत सारे काम नहीं रुकेंगे, कॉमन मैन के लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो फिर जैसा आपने सुना कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, कैसे जेपीसी काम करेगी और भविष्य में इसके क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, वो सब आपको हमारी कलीग दीप्ति ने समझाए हैं। ऐसी और रोचक सियासी गलियारी के जो भी खबरें हैं या टॉपिक हैं उन पर बातचीत करने के लिए मैं और दीप्ति आपसे दैनिक जागरण के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद।